नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी और यूनिक स्टोरी एक लड़की के बारे में और कैसे वह अपने लवर से रिवेंज लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें कुछ लविंग डबिंग सीन दिखाए जाते हैं, जहां पर हम अपनी कहानी के मेल लीड और फीमेल हीरोइन को आपस में किस करते हुए देखते हैं। लेकिन यह कहानी सामान्य नहीं है। कहानी में ट्विस्ट शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम अपने ड्रामा के मेल हीरो सी येंग को देखते हैं, जो अपनी हीरोइन ए सन को सामने बिठाकर उससे सवाल जवाब कर रहा होता है। वह यहाँ पर अपनी लवर के बारे में पूछ रहा होता है, जबकि उसकी शादी नैन्सी से हो चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ए सन से कहता है, तुमने मेरी नैन्सी को कहाँ भेजा है? जिस पर ए सन कहती है, मुझे नहीं पता। सी येंग बोलता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, इसलिए बाकी सारी चीजों का इंतजाम मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। क्या तुम देखना चाहोगी मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ? सुनकर ए सन चौंक जाती है और कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम? और यहाँ पर हम देखते हैं कि सी येंग उससे एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो उसके माता पिता की होती है, जिन्हें सी येंग ने किडनैप कर नैन्सी को दिखाया होता है। उन्हें एक ठंडर फैक्ट्री में बंद कर रखा है। यहाँ पर ए सन कहती है, अगर तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि नैन्सी कहाँ है तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ए सन बहुत ज्यादा भावुक होती है। वह कहती है, किसी को यकीन नहीं होता कि यह वही इंसान है जिसने कुछ समय पहले पूरी सिटी के सामने मुझे प्रपोज किया था और कहा था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। उसके बाद हमारे बीच बहुत कुछ रोमांटिक हुआ और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना हैंडसम और ट्रस्टवर्दी इंसान को इतनी जल्दी अपना लिया था। वह मुझे अपने ऑफिस की प्राइवेट पार्टी तक ले जाता था, लेकिन एक दिन मैंने उसे किसी के साथ चीट करते हुए देखा और जिसके साथ मैंने देखा वह कोई और नहीं थी बल्कि नैन्सी ही थी, जिसे मैं भी जानती थी। अब सी येंग उसी के बारे में ए सन से पूछ रहा है और उसने इन सब चीजों के बीच में मेरे माता पिता की भी जान खतरे में डाल दी। मैं टाइम निकाल कर देख रही थी कि मेरे माता पिता के हाथ में जो बम लगा हुआ है उसका टाइम धीरे धीरे टिक टिक कर रहा है। ये सारी बातें बताते हुए हम देख सकते हैं कि ए सन कितनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह सी येंग से कहती है, ठीक है मैं बता रही हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि मेरे माता पिता को जिंदा छोड़ दोगे। सी येंग वादा करता है और हम देखते हैं कि ए सन बताती है कि नैन्सी स्विट्जरलैंड जा चुकी है। यह सुनते ही सी येंग खुश हो जाता है और कहता है, जाओ जाकर अपने माता पिता को ढूंढ लो, वह साउथ सिटी के किसी खंडहर फैक्ट्री में मिल जाएंगे। ए सन भागी हुई अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह उस अंडर फैक्ट्री तक पहुंच जाती है जहां पर उसके माता पिता उसे दूर होने के लिए बोल रहे होते हैं। हड़बड़ी में रोते हुए अपने माता पिता के हाथ से वह बम निकालकर एक तरफ फेंक देती है, लेकिन वहां पर तब तक एक बड़ा धमाका हो जाता है और हमें नहीं पता होता कि इस धमाके में किसकी जान गई है और कौन जिंदा है। अगले सीन में हम ए सन को उसके माता पिता के पास देखते हैं, जहां पर उसके माता पिता उसे इस हालत में देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहे होते हैं और कहते हैं, बेटा हमें पता था कि सी येंग ऐसी कोई हरकत करेगा, इसलिए हमने तुम्हारे लिए डिवोर्स की अपील पहले ही फाइल कर दी है। तुम जाकर ये सारी चीजें देख सकती हो और उसे डिवोर्स देकर दूर हो जाओ। ए सन कहती है, माँ आप तो जानती ही हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर हमने डिवोर्स के लिए कुछ भी कहा तो वह हमारी पूरी फैमिली को खतरे में डाल देगा। ए सन के माता पिता कहते हैं, हमारी जिंदगी की हमने तुम्हारे लिए कोशिश की। नैन्सी के मामले पर हमें चिंता है, क्योंकि जिस तरह से सी येंग ने तुम्हें ट्रीट किया है हम समझ नहीं पा रहे कि हम अपनी बेटी के लिए क्या करें। और ए सन अपने माता पिता की बात मानती है। वह जाकर वकील से सलाह लेती है। वकील से सलाह लेने पर पता चलता है कि सी येंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने जो डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की थी उसे ही रिजेक्ट करवा दिया और उन्होंने सुलह के तौर पर बस एक बात दी है कि वह अपने माता पिता को लेकर कहीं दूर चली जाए। ए सन को समझ नहीं आता कि इस मोड़ पर क्या करे, लेकिन उसे यह बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम उसे घर के अंदर देखते हैं, जहां वह सारी फोटोज जला रही होती है, जिनमें उसके और सी येंग के कुछ क्लोज मोमेंट्स हैं और साथ में उन मूवमेंट्स को भी याद करके इमोशनल हो रही होती है जो उसने सी येंग के साथ स्पेंड किए थे। तभी उसे वहां पर दिखाई देता है एक ट्रे, जिस पर सी येंग का एक लवर लॉक लगा हुआ होता है और उसका मतलब यह होता है कि वह सी येंग के अंदर इंस्पिरेशन है। ए सन दिन ब दिन और ज्यादा उसके लिए प्यार महसूस करने लगती है। दर्द और सच्चाई के कारण वह चीजें तोड़ रही होती है। घर के नौकर उसे रोकते हैं कि मैडम कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्यों आप ऐसी हरकत कर रही हैं? पर ए सन कहती है, मैं उसे हर एक चीज को खत्म कर दूंगी जिससे मेरी और उसकी याद जुड़ी है।
और हम देखते हैं कि वह सेल्फ को तोड़ देती है। तभी पीछे से सीयंग आ जाता है। सीयंग कहता है, ये तुमने क्या किया? वहां नैन्सी भी होती है और एसन शॉक में होती है कि सीयंग एकदम टाइम पर आ गया। सीयंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम मेरी लगाई हुई चीजों को डिस्टर्ब करोगी और उन्हें तोड़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एसन बहुत घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। यहाँ हम देखते हैं कि नैन्सी डरने का नाटक करती है। सीयंग नैन्सी को संभालता है और कहता है, बेबी तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये पागल हो चुकी है, इसे तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तुम डरना मत, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। एसन ये सब कुछ देख रही होती है और सीयंग से कहती है, देखो तुम्हारी वजह से नैन्सी कितनी अनकंफर्टेबल हो रही है, उसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। एसन कहती है, पर मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, वह खुद अपनी वजह से अनकंफर्टेबल हो रही है, मैं उसे क्यों माफी मांगूं? जिस पर सीयंग बोलता है, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, तुम मेरी लवर को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। और नैन्सी कहती है, मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि नैन्सी कहती है, क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो? मुझे एसन को देखकर बहुत डर लग रहा है। सीयंग कहता है, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम नॉर्मल हो जाओ। और हम देखते हैं कि वह अपने घर के नौकरों को आदेश देता है कि एसन को लेकर कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर दिया जाए। वहां पर हम देखते हैं कि उसके घर के नौकर उसे खींच कर ले जा रहे होते हैं। नैन्सी हंस रही होती है और एसन को अब कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर दिया जाता है। किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि अंदर उसके साथ क्या हो रहा है और वह जिंदा है या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज का सीन, जहाँ पर एसन बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है ठंड की वजह से, और उसे वह इंस्टेंट याद आ रहा होता है कि सीयंग कैसे उसे सर्दियों के मौसम में अपनी गर्म सिगरेट देकर प्रोटेक्ट किया करता था। लेकिन अब भी फिलहाल जब वह तड़प रही है, अपना दम तोड़ रही है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगभग उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा जम चुका होता है, पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता। जब वह बेहोश हो जाती है तो तभी वहां पर कुछ लोग उसे बचाने आते हैं। एसन को लगता है कि वह सीयंग है, पर वह सीयंग की जगह उसके घर का पटरा होता है जो एसन को ले जाते हैं। अगले सीन में हम एसन को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं, जहां पर घर के नौकरों से मेडिसिन लाने को कहते हैं और कहते हैं, मैडम इसको जल्दी से खिला दीजिएगा। अगर बॉस को पता चला कि आपने मेडिसिन नहीं दी तो हम सबकी भी डांट पड़ेगी, और वैसे भी कल आपको उनके साथ एक प्राइवेट पार्टी में भी जाना है। उनकी मदद करने के लिए अगर आप ऐसे ही बीमार पड़ी रहेंगी तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। एसन कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एसन प्राइवेट पार्टी में जाती है। उसे लगता है कि इस प्राइवेट पार्टी में वह अकेली होगी, पर सीयंग वहां पर नैन्सी को भी लेकर आया होता है। एसन सीयंग से कहती है, अगर तुम उसे लेकर आए थे तो मुझे क्यों बुलाया? जिस पर सीयंग बोलता है, नैन्सी यहाँ पर नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि वह अनकंफर्टेबल हो या उसे अपना कोई भी सामान तैयार करने में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और हम देखते हैं कि वह नैन्सी को यहाँ पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा होता है। एसन ये सब कुछ देखकर जलेली हो रही होती है, बुरा लग रहा होता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रही होती। अंदर जाकर वह सभी गेस्ट्स के बीच में बैठती है, जहां पर सभी गेस्ट उसे प्रेजेंटेशन और ओपनिंग के शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं, और सब कह रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है? सीयंग यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ भी और गर्लफ्रेंड के साथ भी, ये एक साथ में दो ऑप्शंस कैसे चला रहा है? समझ नहीं आ रहा है इनकी फैमिली में क्या चलता है। यहाँ पर एसन उन लोगों से दूर बैठी होती है और धीरे धीरे वहां पर कई सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं, जिन पर एसन और सीयंग दोनों ही बोलियां लगा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो एसन होती है वह सीयंग से ज्यादा सामान खरीद लेती है। कुछ सामान जो होता है वह नैन्सी को भी पसंद आता है। जब सीयंग उसे नहीं दिला पाता है तो नैन्सी सबके सामने गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है सीयंग, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। सीयंग उसे मनाने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही एसन वहाँ से जाने वाली होती है, वहाँ पर एक नया सामान दिखाया जाता है, और वह सामान कुछ और नहीं, एसन की कुछ प्राइवेट फोटोज होती हैं जो सीयंग ने उसकी क्लिक की होती है, और उसने उन फोटोज को यहाँ पर पोस्ट कर दिया होता है। सभी लोग फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और हर एक इंसान उन फोटोज की एक एक कॉपी की बहुत हाई कीमत लगाने लगते हैं, जिसको सुनकर एसन को वह इंसिडेंट याद आता है जहां पर सीयंग ने पहली बार प्रपोज किया था। जैसे एसन सीयंग को हाँ बोलने वाली होती है, तभी वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं।
स्पेशली उसकी मदर जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। वह ए सन से कहती है, बेटा मुझे माफ कर देना, पर मैं नहीं चाहती कि तुम इस इंसान के साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना। मैं नहीं जानती ये किस कैटेगरी का इंसान है, तुम्हारी लाइफ को खतरा हो जाएगा, ये तो मैं कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाऊंगी। और जब उसकी पेरेंट्स की बात मान जाती है तो वह चुपचाप घर चली आती है। लेकिन सी यंग बहुत ज्यादा दिल टूटे हुए होता है। यहाँ पर जो सी यंग होता है वह उसके पेरेंट्स के घर के बाहर पूरी रात घुटनों पर बैठा रहता है ए सन को मनाने के लिए। वह उसे बाहर आने के लिए बोलता है। ए सन यहाँ पर उसे घुटनों पर बैठा हुआ देखकर बहुत ज्यादा तरस खा रही होती है। वह अपनी मॉम से कह रही होती है, मुझे बाहर जाने दो, मैं एक बार सी यंग से बात करूंगी, उसे कन्विंस करूंगी, उसे बताऊंगी कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, बेटा मैं इस रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं दे सकती। पर ए सन की जिद करने पर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। ए सन बाहर जाती है और सी यंग से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? पर अभी जो प्रेजेंट में उसने फोटोज वाली हरकतें की हैं, उसके बारे में उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह बुरी तरह से टूट चुकी है। सभी उसे गलत नजर से देख रहे होते हैं, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती। और उसे वह सारी फोटोज देखकर वह इंसिडेंट याद आ रहा होता है जहां पर सी यंग बार बार उसकी पुरानी फोटोज लेता रहता था। जब वह उसे समझाती है तो सी यंग बोलता है कि यह सब मैं उसे प्यार करने के लिए लेता हूँ, ताकि जब भी वह बिजनेस मीटिंग पर उससे दूर जाए तो वह उन फोटोज को देखकर अपना मन बहला सके। ये सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा तंग कर रही होती हैं। सोच सोच कर ही उसे क्रोध सा हो रहा होता है, पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ए सन सारी फोटोज को खरीदने का डिसाइड करती है। ऐसी कई सारी फोटोज होती हैं जहां पर ए सन सी यंग के सामने होती है। कई बार वह स्विमिंग के लिए भी गई होती है और वहां से भी सी यंग ने उसकी फोटोज ले ली होती हैं। अब ए सन उनके बीच में बैठकर उन फोटोज के लिए बहुत ज्यादा हाई प्राइस लगाती है, जो कि उन फोटोज के रियल ओनर के पास चली जाती हैं, क्योंकि वे उतने पैसे पे ही नहीं कर पाते। और ए सन के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब वह फोटोज को लेकर बाहर आती है। तभी उसके सामने सी यंग आता है और वह कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम इतनी उदास क्यों हो? उस मोमेंट पर ए सन कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। तभी वहां पर नैन्सी आती है और नैन्सी कहती है, सी यंग मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्यों ना बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाकर आए, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। सी यंग उससे कहता है, ठीक है तुम चल सकती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ए सन को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ए सन नैन्सी की प्रोफाइल चेक कर रही होती है और उसे बहुत ही ऐसी चीजें पता चलती हैं जो सी यंग को ए सन के अकॉर्डिंग पसंद नहीं आते। पढ़ते पढ़ते ए सन को नैन्सी के उन सभी कामों का पता चलता है और सी यंग को उन बातों से कोई ऐतराज नहीं होता। तभी पीछे से सी यंग आ जाता है। ए सन ने अपना बैग रख रखा होता है। सी यंग कहता है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? ए सन कहती है, तुमसे मतलब? मुझे कहीं भी। सी यंग बोलता है, ये मेरा घर है, तुम इस घर से बिना परमिशन के नहीं निकल सकती हो, समझे? और तुम क्यों बाहर जाकर मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो? दूसरों को यह दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हें कितना टॉर्चर करता हूँ? ए सन कहती है, बकवास बंद करो, मैं ये ऐसा क्यों करूंगी? अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ए सन सी यंग के साथ एक बर्थडे पार्टी के लिए जाती है। ये ए सन की बर्थडे पार्टी होती है। उसे उम्मीद होती है कि सी यंग ने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सबके सामने पार्टी के अंदर आती है। सी यंग सबके सामने उसे एक ब्रेसलेट निकाल कर दिखाता है। ए सन को उस ब्रेसलेट को देखकर एक साइट याद आता है जहाँ उसे पहले भी सी यंग की किसी और के साथ अफेयर होने की खबर मिली थी, पर सी यंग ने उसे एक व्हाइट कलर का ब्रेसलेट देकर उस बात को वहीं खत्म कर दिया था। और अब भी उसे लग रहा होता है कि सी यंग वैसा ही करने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ पर लेकर आती है जो ए सन के लिए बर्थडे केक लाई होती है, पर यहाँ पर जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है वह नैन्सी को मिल रहा होता है। जो गिफ्ट ए सन के लिए आया होता है वह गिफ्ट नैन्सी को मिल जाता है, और जो गिफ्ट नैन्सी लाई होती है सी यंग उसे लेने के लिए बोल देता है और सबके सामने नैन्सी के साथ डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सी यंग को कहीं जाना होता है। ए सन नैन्सी के पास आती है। नैन्सी उससे कहती है, शायद अब तुम्हारा इस जिंदगी में जीना बेकार है, खुद तुम कहाँ डूबकर मर क्यों नहीं जाती, क्यों हमें मजबूर कर रही हो तुम्हें तड़प पाने के लिए? लेकिन हम देखते हैं कि ए सन उससे कुछ नहीं कहती। नैन्सी चाल चलती है, वह ए सन का हाथ पकड़ती है और ऐसा दिखाती है कि मानो भद्दा सा टॉर्चर कर रही हो। सी यंग आकर ए सन को पनिशमेंट देता है और कहता है, तुम यह सब डिजर्व करती हो।
और नैन्सी हाथ से एसन को बहुत बुरी तरह पीटती है। एसन को चोट खाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता और वे लोग उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। एसन जैसे ही अपने घर वापस जाने वाली होती है, उसे गाड़ी के पास 2 ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन मिलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जबरदस्ती एसन से कुछ बकवास कर रहे होते हैं। एसन को पता होता है कि ये कौन है और वे नैन्सी के रिश्तेदार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सी के पिता बहुत ज्यादा लालची होते हैं और वे एसन की गाड़ी के सामने जबरदस्ती आ जाते हैं और यह दिखाते हैं कि एसन ने उन्हें अपनी गाड़ी से हिट किया है। एसन भी इस चीज से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगला सीन हमें अस्पताल का दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन्सी और सी येंग और एसन होते हैं और यहाँ पर नैन्सी के माता पिता हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, खासकर उसके फादर। यहाँ पर नैन्सी एसन को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसी हरकत क्यों की? मैं जानती हूँ वे कितने नाजुक हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर बताता है कि दरअसल आपके जो मरीज हैं उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और हमें ब्लड की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सी पहले ही सियेंग से कह देती है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वह उसके पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के सिमिलर नहीं है, इसलिए उसे कहीं से ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सियेंग को याद आता है कि एसन का ब्लड ग्रुप नैन्सी के पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के सिमिलर है, तो वह डॉक्टर से एसन को ले जाने के लिए बोल देता है। एसन कहती है, सियेंग तुम जानते हो ना कि मुझे अनीमिया है, मैं किसी को ब्लड नहीं दे सकती। और वह ऐसा बोलकर एक इंसिडेंट याद करती है जहां किचन में खाना बनाते समय उसकी उंगली पर हल्का सा कट लग गया था। सियेंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, घर के सभी नौकर मर गए हैं क्या जो तुम किचन में खाना बना रही हो? और अभी प्रेजेंट में एसन की बॉडी से लाइव ब्लड निकाला जा रहा होता है ताकि वह ब्लड नैन्सी के पेरेंट्स को दिया जा सके। एसन गिड़गिड़ाती है, ऐसा मत करो, मेरी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। सियेंग डॉक्टर से कहता है, अगर तुमने अपने हाथ रोके तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। ये बस एक्टिंग कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर उसकी बॉडी से ब्लड निकालने लगता है, पर वह अमाउंट उतना नहीं निकलता जितना नैन्सी के पेरेंट्स की बॉडी में चढ़ जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर भी सी येंग डॉक्टर से न रुकने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। एसन पर होश आ जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होती है और तभी उसे वहाँ पर दिखाई देता है कि सियेंग नैन्सी के पेरेंट्स से मिल रहा है और उससे कह रहा है कि वह नैन्सी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। यह देखकर एसन को वह दिन याद आता है जहाँ पर सियेंग ने उनके पेरेंट्स से भी वही प्रॉमिस किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसन घर के अंदर बैठी होती है। उसके पेरेंट्स उससे कह रहे होते हैं, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो जबकि तुम्हें पता है कि वह लड़का कितना घटिया है। अपने थोड़े से डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ आ जाओ, हम जल्दी से इस कंट्री को छोड़ने का इंतजाम कर रहे हैं। एसन अपने पेरेंट्स से कहती है, ठीक है, और हम देखते हैं कि वह अपना पासपोर्ट वगैरह लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सी येंग आ जाता है और कहता है, कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सी भी आ जाती है और नैन्सी कहती है, मेरे डैड डेंजर से बाहर हैं, पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। और यहाँ पर जो सारी अटेंशन होती है वह सी येंग की, वह नैन्सी से मिलने लगता है और एसन को ये सारी चीजें देखकर जलन होती है। हम देखते हैं कि नैन्सी कहती है, यह सब कुछ एसन की वजह से हुआ, काश इसे भी कोई मार दे, इसे भी रियलाइज हो कि कितना दर्द होता है। जिस पर हम देखते हैं कि सियेंग उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी कर देता है। वह कुछ लोगों के बीच में एसन को भेज देता है, वे लोग उसे बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सी येंग आ जाता है, पर वे लड़कियां झूठ बोलती हैं कि ओरिजिनल उन पर कुछ नहीं हुआ और उन्होंने अपने पावर का दर्द दिखाया, इसलिए वे लड़कियां खुद को बचाने की कोशिश कर रही थीं। सी येंग अपने लोगों से बोलकर एसन को कमरे के अंदर फेंकने के लिए बोल देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एसन को आधी मर चुकी हालत में देख सकते हैं। सी येंग वहां पर एसन को उसकी दवाई देता है और कहता है, सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं नैन्सी के साथ बाहर डेट पर जा रहा हूँ और मैं शायद सोमवार या मंगलवार को घर वापस आऊंगा। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर एसन बहुत बुरी हालत में बैठी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, पर वह सी येंग का सारा टॉर्चर टॉलरेट कर रही होती है। जैसे ही सी येंग वहाँ से जाता है, उसे मौका मिल जाता है। वह अपने कपड़े बदलकर सीधा फ्लाइट के लिए जा जाती है और फ्लाइट में अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है। अपने फोन से सिम कार्ड वगैरह सब निकाल देती है।
इमोशनल होती है, पर उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। ए सन वहाँ से नीचे उतरती है और दूसरी कंट्री पहुँच जाती है। तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़के से होती है जिसका नाम ग्वानसिक होता है, जो ए सन को पसंद करता था। आपकी स्कूल के टाइम में वह ए सन को देखा करता था और कहता था, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पर आया हूँ। दरअसल मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देना चाहता हूँ। इसमें हम लॉन्चर रिसर्च और डेवलपमेंट और बायोसाइंस का काम करते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? ए सन से कहता है, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या तुम सी यांग के रिलेटिव हो? जिस पर वह बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि फ्लैशबैक के सीन में जो ग्वानसिक होता है वह ए सन को प्रपोज करने के लिए आया होता है, पर ए सन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। और अब प्रेजेंट में वही इंसिडेंट याद आता है जिस पर हम देखते हैं कि ग्वानसिक कहता है, पर अब उन सब चीजों का कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें पता है कि आप बहुत स्किलफुल हैं और हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट दे सकती हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अपनी कंपनी में ऑफर दे दूं। इधर हम देखते हैं सी यांग को, जो नैन्सी के साथ होता है और उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और वह नैन्सी से कहता है, तुम्हें पता है बचपन में जब मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था तो मुझे कैसे पैम्पर करती थी? जिस पर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर नैन्सी सी यांग को गुदगुदी करने की कोशिश करती है, पर सी यांग को हंसी नहीं आती और सी यांग बोलता है कि यह चीज तुम नहीं जानती थी कि मुझे बिल्कुल भी सेंसेशन फील नहीं होता जब कोई ऐसा करे। इसे देखकर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सी यांग बोलता है, कोई दूसरा मेथड यूज करो मुझे पैम्पर करने का। लेकिन नैन्सी तो सी यांग की बचपन की स्वीटहार्ट नहीं है, वह बस यहाँ पर सी यांग को यूज कर रही होती है, इसलिए वह उसे एक लॉलीपॉप देती है और कहती है, मेरी मॉम ने कहा है कैंडीज बहुत अच्छी होती हैं मूड को अच्छा करने के लिए, शायद ये तुम्हारी कुछ मदद करे। और अब हम आगे का सीन देखते हैं। सी यांग को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है कि जब भी वह रात में तनाव में होकर कैंडी खाने की कोशिश करता था तो ए सन उसे सख्ती से मना करती थी और कहती थी कि रात में कुछ भी मीठा नहीं खाना है, रात के वक्त सिर्फ 1 गिलास दूध लेना है। वह ये बात याद करता है और कहता है कि रात के वक्त कैंडी नहीं खानी चाहिए नैन्सी, और वह अपने लिए दूध लेने चला जाता है। इसी बीच उसे ए सन की भी याद आ जाती है। वह उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां नैन्सी आती है और सी यांग से कहती है, क्या हुआ, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो? जिस पर सी यांग बोलता है, ए सन का फोन नहीं लग रहा है। नैन्सी कहती है, हो सकता है कि वह मुझसे ज्यादा हो, इसलिए तुमसे गुस्से में बात न कर रही हो। यह सुनकर सी यांग को गुस्सा आता है और वह कहता है, जुबान संभाल कर बात करो, वह तुमसे बड़ी है तो मुझे उसे सम्मान देना चाहिए। जिस पर नैन्सी कहती है, सी यांग, मैंने यही तो कहा था कि वह मुझसे बड़ी है और शायद सिस्टर थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वह ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। तुम क्यों तनाव में हो? चलो मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर देती हूँ। लेकिन सी यांग का मन अभी भी ए सन के पास अटका हुआ होता है और वह कहता है, ठीक है, मैं अब तुमसे किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम जाओ और आराम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बैठकर उनके बारे में सोचने लगता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया? उसका फोन उसके पास नहीं लग रहा। हो सकता है कि वह उसकी अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रही हो। तभी वहां पर ले आती है और कहती है, सी यांग, मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा, तुम घर चले जाओ और ए सन से मिलो जाकर। सी यांग बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, क्योंकि वह कभी भी ऐसा नहीं करता था, उसका फोन तो एक बार लग ही जाता था। नैन्सी कहती है, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर सकती हूँ। पर सी यांग बोलता है कि उसे कुछ काम आ गया है और वह वहीं रुक जाता है। अब हम देखते हैं 1 हफ्ते बाद का सीन, जहाँ सी यांग बहुत ज्यादा तनाव में है क्योंकि पूरा हफ्ता हो गया ए सन ने न तो कॉल किया और न मैसेज किया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? वह बार बार उसे कॉल और मैसेज करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ए सन उसके फोन पर आई होगी, पर नैन्सी ही उठाती है, पर वह फोन नहीं उठाता। उसे लगता है कि सब कुछ ए सन उसकी अटेंशन लेने के लिए कर रही है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस, आपके लिए किसी ने कुछ भेजा है, शायद कोई बाहर आपसे मिलने आया है। सी यांग को लगता है कि वह उसकी पत्नी है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है, ठीक है, वह तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, उसने मुझे 1 हफ्ते वेट कराया, उसे बाहर मिलने दो। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस, वह सिस्टर नहीं है, कोई दूसरा बिजनेस पार्टनर है, वह आपसे बिजनेस के रिगार्ड में बात करने आया है। और सी यांग यह सुनते ही और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
पूरा हफ्ता हो गया, वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? सियोंग बोलता है, जाकर उनके लिए जांच करो। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप मिस्टेक कर रहे हैं, मैडम को तो आपने ही बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, हो सकता है कि वह आपसे नाराज हो। सियोंग कहता है, हाँ ऐसा ही होगा। हम देखते हैं कि सियोंग बाहर जाकर उस बिजनेसमैन से मिलने जाता है, लेकिन वह बिजनेसमैन से अच्छी तरह से बात नहीं करता और वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि उन्हें बोलो कि अपने घर जाएं, हम बाद में मिलेंगे। जिस पर उसका असिस्टेंट उस बिजनेसमैन को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सियोंग सीधा ए सन वाले फ्लैट पर पहुंच जाता है और उसे लगता है कि वह यहीं पर है। जब वह जाकर अंधेरे की तरफ देखता है तो वहां पर ए सन दिखती है। वह उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, बेबी मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो मेरी हरकतों की वजह से, पर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। पर असल में वह ए सन का बटलर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वह बोलता है, बहुत देर से आप मुझसे हक करके मैडम का नाम लेकर बात कर रहे थे बॉस, पर मैं मैडम नहीं हूँ, मैडम तो यहाँ से कहीं जा रखी है, हमें भी नहीं पता वह कहाँ गई है। जिस पर सियोंग कहता है, क्या मतलब तुम लोग कहाँ थे जब वह यहाँ से गई? उस बटलर कहता है, बॉस मैडम ने हमें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी, बोला था कि हमसे बाद में मिलेगी, अकेले में नहीं पता कहाँ चली गई। जब मैं घर आया तो घर में बहुत धूल जमी हुई थी और कोई भी नहीं था। जिस पर सियोंग बोलता है, हो सकता है कि वह कहीं दूर गई हो या अपने पेरेंट्स के पास गई हो सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। और हम देखते हैं कि वह इधर उधर कमरे के अंदर जाकर भी गवांठ जांच करने लगता है कि कहीं उसने कोई तंग करने की प्लानिंग की तो नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वह कमरे में जाकर खोजबीन करता है तो वहाँ पर उसके और ए सन के साथ बिताए हुए जो मोमेंट्स की फोटोज होती थीं, वे भी नहीं मिलती और पता चलता है कि ए सन ने बाहर होना जला दिया है और जो उसका लवर लॉक था उसे भी उसने तोड़ दिया। सियोंग बुरी तरह टूट जाता है और कहता है कि आखिर वह मुझसे इतनी क्यों नाराज हो गई कि वह सारी चीजों को मिटाने में लगी पड़ी है। उसके बाद वह ए सन को फिर कॉल करता है, पर ए सन का नंबर नहीं लगता। वह उसे मैसेज भेजता है पर उसका नंबर नहीं लगता। उसे लगता है कि किसी ने ए सन को किडनैप कर लिया है नैन्सी, और वह उसका फोन कॉल नहीं उठा रही है। पर बटलर की समझाने पर सियोंग समझ जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग सो रहा होता है और उसे लगता है कि ए सन उसके साइड पर लेटी है और वह उसे हक करके चूम कर हरकत करने की कोशिश करता है, पर उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने ऑफिस में बैठा होता है और बार बार ए सन को फोन कर रहा होता है और पता चलता है कि इसी बीच उसका डिवोर्स भी हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ले आती है और सियोंग से कहती है, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? मैंने कुछ किया है क्या? जिस पर सियोंग कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट आकर भी सियोंग को कुछ काम बताता है, पर सियोंग का ध्यान सिर्फ ए सन पर रहता है। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे कुछ पार्टियों के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज और कुछ रिकॉर्डिंग्स लेकर देता है। नैन्सी यहाँ पर कहती है, मुझे लगता है कि आज तुम अच्छे मूड में नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब तुम्हारा मूड अच्छा हो तो बता देना, मैं तुमसे मिल लूंगी। सियोंग को ऐसी बात बोलकर ले आती वहाँ से जाने लगती है। उसे लगता है कि ले आती उसे रोक पाएगा, पर वह रोकता नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि कितनी बार ए सन को गलत तरीके से फंसाने में सिर्फ नैन्सी की गलती थी, ए सन ने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर सियोंग अपने असिस्टेंट को नैन्सी को वापस ऑफिस लाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सी ऑफिस के अंदर आती है और वह सियोंग के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, मुझसे सही ढंग से बात नहीं किया, मुझे लग रहा है कि मैं इसकी नौकरानी हूँ। जिस पर सियोंग बोलता है, बात तो ऐसी है कि तुम्हारे जो हरकतें हैं उनके बारे में मुझे पता चल गया, तुमने हर बार मेरी वाइफ को फंसाया गलत तरीके से, मैं इन सब चीजों को टॉलरेट नहीं करूंगा। नैन्सी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि अब वह पहली गलती कर चुकी है। सियोंग के जाल में उसे पनिशमेंट देने का निर्णय होता है और वह कहता है, इसे दिन रात टॉर्चर करो और इसे पता लगाओ कि इसने ए सन के साथ क्या किया और वह कहाँ गई है। और हम देखते हैं आगे की कहानी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो सियोंग होता है वह रोड से जा रहा होता है और उसे पीछे से ए सन दिखाई देती है और जैसे वह रोड पर उतरता है उसे देखने के लिए, लेकिन तब तक ए सन वहाँ से चली जाती है और वह जोर जोर से उसका नाम लेकर बुलाने लगता है।
पर उसके असिस्टेंट को लगता है कि उसका बॉस हेलुसिनेशन कर रहा है और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह नीचे गिर जाता है। उसके पैर उठ नहीं रहे होते हैं। उसको जो बचपन में बीमारी होती है फुट की, वही बीमारी फिर से वापस आ चुकी होती है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ए सन होती है वह ग्वान सिक के साथ होती है। ग्वान सिक कुछ खास ठीक तो नहीं लग रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि इसका कुछ बहुत ही विलन वाला रोल है, क्योंकि वह ए सन को पसंद करता है पर वह उससे कह नहीं सकता है, क्योंकि ए सन अभी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर एक नए रिश्ते से बाहर आई है। वह एकदम से नया रिश्ता नहीं बना सकती है। इधर हम सी योंग को देखते हैं, जिसका डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। सी योंग को पता चलता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं और उनके पैरों का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन डॉक्टर उसे प्रॉमिस करती है कि वह वापस उसे ठीक कर देगी। सी योंग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको सुनकर सी योंग उससे कहता है ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि जब उसके पैर ठीक हो जाएंगे तो वह ए सन को ढूंढने के लिए जाएगा। अगले सीन में हम सी योंग को एक क्लब के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वह अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, फन कर रहा होता है और उसे यहीं कहीं आसपास में सिर्फ ए सन की बातें सुनाई देती हैं, इसलिए वह एक दो लोगों से लड़ने भी लगता है। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिस पर उसे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह जो आदमी होता है वह बार बार ए सन के बारे में बात कर रहा होता है और सी योंग को लगता है कि इसी का हाथ है उसकी वाइफ को उससे दूर करने में, इसीलिए वह थोड़ा डिस्टर्ब होता है और वह आदमी को मारता भी है। लेकिन तब तक वहाँ पर ग्वान सिक आ जाता है और जोरदार तरीके से सी योंग के पैर पर मारता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हाथ लगाने की? तुम्हें पता नहीं है मेरे लोगों के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं करते हैं। जिस पर सी योंग कहता है, क्या कह रहे हो तुम, मैंने क्या किया? तब तक हम देखते हैं कि ए सन भी आ जाती है और सी योंग ए सन को देखकर शॉक्ड होता है। ए सन यहाँ पर सी योंग को इग्नोर करके सीधा जे से बात कर रही होती है और कह रही होती है, क्या हुआ, तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या सी योंग ने कुछ बोला? जिस पर सी योंग ए सन की तरफ देखता है और कहता है, तुम वापस आ गई, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे मत करो। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग हंस रहे होते हैं और जहाँ पर ग्वान सिक के अलावा किसी से भी ए सन बात नहीं कर रही होती है। वह सी योंग पर भी ध्यान नहीं दे रही होती है। उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, लेकिन वह यहाँ पर सी योंग को प्रॉपर तरीके से इग्नोर कर रही होती है। फिर सी योंग को चैलेंज करते हुए ग्वान सिक का हाथ पकड़कर वहाँ से चली भी जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सी योंग दर्द में तड़पता रह जाता है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। उसका असिस्टेंट उसे समझाता है कि अभी इस समय ए सन को उससे दूर हो जाना ही चाहिए, क्योंकि मैडम को अगर पता चलेगा कि बॉस को कुछ ऐसी घटिया बीमारी है तो वह और ज्यादा टेंशन ले जाएंगी। सी योंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है, तुमने जो बोला है वह मैं करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर सी योंग हॉस्पिटल में होता है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया होता है और जब होश आता है तो उसे लगता है कि उसके पास में ए सन होगी, पर वहाँ पर ए सन नहीं, खुद उसकी मॉम होती है और वह सी योंग से कहती है, बेटा तुम होश आ गए, मुझे लगा था तुम्हें होश नहीं आएगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। सी योंग बोलता है, तुम यहाँ कैसे आई हो मॉम? उसकी मदर कहती है, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे बचपन की बीमारी तुम्हारे पास वापस आ गई है, मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ परेशान होता नहीं देख सकती हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि तुम ए सन के लिए परेशान हो, लेकिन समझो इस वक्त तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर सी योंग चुप हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी कंपनी को अप्रोच किया है, जिससे उनके पैरों का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा और उसके बाद वह सी योंग को एक बहुत बड़ी रिच बिजनेसमैन की पार्टी में ले जाएंगी, ताकि सी योंग कुछ लोगों से इंटरेक्ट करे और अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बात करके थोड़ा हैप्पी फील करे, क्योंकि बहुत दिनों से वह हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है। इधर हम देखते हैं ए सन को, जिसके पेरेंट्स भी उसे पार्टी में चलने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वह बार बार उसकी मॉम को बुला रहे होते हैं कि वह आकर उसको टाई कराएं। उसकी मॉम क्यूटली उसके पास जाती है। ए सन यहाँ पर देख सकती है कि कैसे उसके डैड टाई पहनना जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी मॉम का ये हक किसी को नहीं दे रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन भी उनके पास आती है, उन्हें कोट देती है और कहती है, मुझे पता है मेरी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, पर मुझे एक दो मौके और दो आपको प्राउड फील कराने का। उसके पेरेंट्स कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, तुमने जिस तरीके से हर एक चीज को इतने अच्छे से संभाला है,
एक नई लाइफ स्टार्ट की है, एक नई अचीवमेंट्स कर रही हो तुम। और यहाँ पर आज जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वह पार्टी भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि वह तुम्हारा सेलिब्रेशन है। तुमने वहाँ पर अच्छी चीजों को अचीव किया है और शायद हमारे लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। ए सन अपने पेरेंट्स को हग करती है और प्राउड फील करती है। इधर हम देखते हैं नैन्सी को, जिसको सी योंग के यूज स्टोर रूम से एग्जिट करवा दिया गया होता है और कुछ लोगों से किडनैप करके एक नई लोकेशन पर लाया गया होता है। उसकी आंखों से पट्टी खोली जाती है और पता चलता है कि यह जो लोकेशन है वह ग्वानसिक की जगह है। यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाकर वह अपनी रिकॉर्डिंग यूज करता है। अब मौका मिला नैन्सी को यहाँ पर यूज करने का। उसे पता होता है कि सिर्फ नैन्सी है जो सी योंग के क्लोज जाकर ए सन और सी योंग का रिलेशनशिप पूरी तरीके से खराब करवा देगी और कभी भी सी योंग को ए सन की नजरों में अच्छा नहीं बनने देगी। और वहाँ पर ये डील भी देता है। अगला सीन में दिखाया जाता है उसी पार्टी का, जहाँ पर सी योंग और बाकी सारे रिच बिजनेसमैन भी आते हैं। यहाँ पर जो सी योंग होता है वह अचानक से किसी इंसान से टकरा जाता है और उसे लगता है कि उसकी वाइफ ए सन है और वह इंसान से लड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह जो इंसान होता है वह सी योंग को बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पर उसकी मॉम माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर सी योंग के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। उल्टा वह आदमी सी योंग की इंसल्ट करके चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इधर दिखाया जाता है जैसे ही ए सन और उसकी फैमिली आती है, वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं और उसकी फैन फॉलोइंग अब सी योंग की फैन फॉलोइंग से ज्यादा थी। उसने एक अच्छा खासा नाम कमाया होता है रिसर्च की दुनिया में और सभी लोग यहाँ पर ए सन का इंटरव्यू लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं। सभी लोगों ने सी योंग की ब्रेकिंग न्यूज भी बना दी होती है और सभी लोग यहाँ पर ए सन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो सी योंग की मॉम होती है वह ए सन को इतना स्टाइलिश और क्लासी देखकर शॉक्ड होती है और कहती है ये लड़की इस बिजनेस पार्टी में कैसे आ सकती है, ये तो इसके लायक है ही नहीं। पर सी योंग अपनी मॉम से कहता है कि उसे जाकर ए सन से बात करनी है। वह ए सन के पास जाता है पर ए सन जैसे इग्नोर करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। सी योंग उसे हग भी करता है। सी योंग नीचे गिर जाता है। सी योंग उससे कहता है मेरी बात समझो ए सन, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास वापस आ जाओ। ए सन कहती है मुझे मत बताओ इन सब चीजों के बारे में, तुम्हारे पैर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना। जिस पर सी योंग कहता है देखो मैंने वह छड़ी ले ली है और मैं उसी का सहारा ले रहा हूँ जिसको तुमने मुझे दिलाया था, यह बोलकर कि यह हमारे बुढ़ापे के वक्त में काम आएगी। देख रही हो तुम, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरेंज करती है, बकवास बंद करो, तुम्हारा मैनेजर है, बाकी सब लोग हैं, यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। और वह सी योंग को वह छड़ी फेंक कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सी योंग और ए सन के बीच में एक छोटा सा कोल्ड वॉर होने लगता है, जहाँ पर ए सन भी उतनी क्रूएल तरीके से रिएक्ट कर रही होती है जैसा ऐसा योंग उसके साथ स्टार्टिंग में बर्ताव करता था, सिर्फ नैन्सी के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो ए सन होती है वह सी योंग को सबके सामने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है। उसकी फैमिली भी उसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है। यहाँ तक कि उसकी मदर तो अपनी ड्रिंक सी योंग के ऊपर ही फेंक देती है और उसके सारे कपड़े खराब कर देती है। यहाँ पर सभी लोग जो प्रेजेंट होते हैं वह ये तमाशा देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर हो क्या रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि सभी को पता होता है कि सी योंग ने उसकी वाइफ की फोटो एक ऑप्शन में सबके सामने पब्लिक कर दी थी। यह उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज थी और ए सन उन सब चीजों से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कि उसने सी योंग को डिवोर्स दे दिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वह कहती आखिर ये हो क्या रहा है, तुम सब मेरे बेटे को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो। ए सन कहती है आप अपने बेटे से पूछिए उसने हमारे साथ क्या किया है। उसने मेरे पेरेंट्स को किडनैप किया, मेरी पर्सनल फोटोज को सबके सामने पब्लिक किया और अब यहाँ पर बैठकर एक सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। जिस पर उसकी मदर कहती है तुम्हारी औकात भी है, तुम लोग गरीब कहीं के, यह कपड़े भी तुमने किराए पर लिए और ये खाना तो यहाँ पर इसलिए खाने आए हो ताकि थोड़ा बहुत बचाकर घर ले जा सको। ए सन कहती है तो इसमें बुराई क्या है, और वैसे भी ये कपड़े मैंने किराए पर नहीं, नैन्सी है तो मैं नहीं पता मैं क्या चीज हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुमने मेरे बेटे से शादी पैसों के लिए की थी ताकि तुम उसके पैसों पर राज कर सको, और अब जब तुम्हें सब कुछ मिल गया तो तुम्हें यहाँ पर उसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो और अपनी फैमिली को भी लाकर यहाँ पर ये सब चीजें दिखा रही हो। जिस पर हम देखते हैं कि ए सन कहती है कि आपको पता नहीं है मैं आपके बेटे को कब का डिवोर्स दे चुकी हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि जो ए सन की मदर होती है वह सी योंग की मॉम से कहती है
आपको अपनी बेटी की हरकतों के बारे में नहीं पता है। एटलीस्ट कभी आप उसे अच्छे से अपब्रिंगिंग तो कर लेती। मैंने अपनी बेटी को अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी दी, भले ही हम गरीब थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन होती है, वह उसकी मॉम से कहती है, पता कर लो आपके बेटे के अफेयर कितनी जगह चल रहे हैं और मैं कभी भी इन सब चीजों के लिए सॉरी फील नहीं करूंगी। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया। इधर ए सन की जो मॉम होती है वह सियोंग की मॉम के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कहानी होती है वो खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ पर हम देखते हैं तभी एंट्री होती है सियोंग की और सियोंग बोलता है, कोई भी ए सन को कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ए सन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वह क्या करती है, क्या चीज है, आप लोगों से बिना फालतू में जज नहीं करेंगे। वह अपने हाथ में कुछ फूल और बाकी के गिफ्ट वगैरह लेकर आया होता है और वह सबके सामने कहता है, ए सन मेरी कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसने एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पर काम किया है जिसके बारे में शायद मोस्ट ऑफ मीडिया लोगों को पता है, इसलिए वह इस जगह पर आ रखी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, स्पेशली सियोंग की मॉम, और वह तो ग्वानसिक को ही देखकर शॉक होती है। आखिर यह क्या हो गया है और ये लड़का ए सन को कैसे जानता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वह कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ए सन कहती है, बकवास बंद कीजिए, अब मैं एक पीसफुल लाइफ जी रही हूँ जब से मैंने आपके बेटे को डिवोर्स दिया है। और वह यहाँ पर बताना शुरू करती है, कहती है, मैं पहले भी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी पर मैंने सियोंग से शादी की। सियोंग से शादी करने के बाद भी मैंने सारी चीजें बैलेंस करके रखी, उसका ऑफिस जाना, उसके कपड़े धोना, उसका खाना बनाना, प्लस मेरी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना। ए सन, सब चीजों को मैंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। एट एंड मुझे किसने सपोर्ट किया? मेरी एजुकेशन ने, मेरी कैपेबिलिटीज ने, और अभी मैंने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया है उसके हाफ रिकॉर्ड्स मीडियम को दिए जा चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुझे ऑफर आ रखे हैं कि मैं उनमें से किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हूँ और शायद आप मेरी कैपेबिलिटी इतनी होगी कि मैं सियोंग के जैसी और भी कंपनियों को बनाकर खड़ा कर सकती हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो ग्वानसिक होता है वह कहता है, उम्मीद है कि अब आप सबको पता चल गया होगा क्यों ए सन के पास क्या कैपेबिलिटीज हैं क्या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होता है वह कहता है, अब इसी के साथ सबके सामने मैं एक सरप्राइज और देना चाहूंगा। और वह ए सन के लिए घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे पता है तुमने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, सब कुछ टॉलरेंट किया है, पर एक मौका मुझे दो तुम्हारी लाइफ को मेरे हिसाब से चलाने का। मुझे तो मैं अपना कहने का। ए सन उसकी तरफ देखती है और उसे उन फ्लावर्स के बीच में एक नेकलेस रखा हुआ मिलता है जिस पर विंग्स बने होते हैं और उसे यकीन नहीं होता है कि ग्वानसिक उसके लिए विंग वाला नेकलेस लेकर आया है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है। ग्वानसिक यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, ए सन के मैसेज से भी और ज्यादा इम्प्रेस होती है और यहाँ पर उसे वह सीन याद आता है जहाँ पर सियोंग ने शादी के बाद उसे गिफ्ट किया था एक डबल लॉकर, और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सबको पता है कि उसने कितना उसे गलत तरीके से ट्रीट किया, एक इनसिक्योर मैन की तरह। यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग यहाँ पर ए सन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम दूसरे आदमियों से कैसे बात कर सकती हो? ए सन कहती है, बकवास बंद करो, हमारा डिवोर्स हो रखा है, मेरा तुम्हारे बीच में कुछ लिंक नहीं रहा। और रही बात दूसरे आदमियों की, यह बात तो तुम्हें सब सोचनी चाहिए थी ना, जब तुमने सभी जेंट्स के सामने मेरी पर्सनल फोटोज को रिवील किया था। क्या ये चीज मैं डिस्टर्बिंग नहीं थी? और तुम मुझसे बोलते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, दैट इज सो डिस्टर्बिंग, यू नीड टू गेट इट ब्रो। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर ए सन सियोंग को पूरी तरीके से इग्नोर करती है क्योंकि उसने सच में उसके साथ बहुत सी चीजें गलत की होती हैं जो कि वह डिजर्व भी नहीं करती है, क्योंकि इनके बीच में कुछ ऐसा एक लिंक है जो मिस है और जिसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है। उस लिंक के बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो ग्वानसिक होता है वह भी सियोंग को पुश करता है और कहता, ए सन के पास मत आओ। तभी पीछे से नैन्सी आ जाती है आग में घी डालने के लिए। नैन्सी यहाँ पर आकर कहती है, सियोंग मैं आ गई हूँ, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं अगर ए सन के साथ पैचअप कर लूं और उसके साथ तुम्हारे साथ डील अप कर लूं तो मैं तुमसे शादी करके रह सकती हूँ। कोई नहीं, मैं ए सन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके तुमसे शादी करके रह सकती हूँ। यह सुनते ही सियोंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता, मैंने तो तुम्हें पनिशमेंट दी थी ना, तो मैं उसे कोल्ड स्टोर में बंद किया था, तुम बाहर कैसे आई हो? लेकिन यह लड़की इतनी ज्यादा चालाक होती है कि वह उसे बात को घुमा देती है। सियोंग बहुत ज्यादा शॉक होता है। वह ए सन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि प्लीज इसकी बातों में मत आओ, यह वैसी ही है।
पर इस मोमेंट पर एसन को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता है और बीच बीच में सियोंग को अजीब से अटैक्स पड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। और इधर नैन्सी अपनी अलग आग लगा रही होती है। उधर से 4 लोगों से अलग बातें सुन रहे होते हैं उसकी गलतियों के लिए, और वह इन सब चीजों के बीच में बुरी तरह से फंस चुका होता है। इधर उसका जो सच्चा प्यार होता है वह भी उससे दूर जा रहा होता है। ग्वान सिक भी यहाँ पर प्रॉपर अपनी जान लगा रहा होता है एसन और उसे अलग करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जो एसन होती है उसके पेरेंट्स सबके सामने अनाउंस करते हैं कि हमारे पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है जो हम अपनी डॉटर के नाम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्वान सिक होता है वह एसन के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पर जो नैन्सी होती है वह भी कह रही होती है सियोंग से कि देखो वह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई है, तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन सियोंग एक बार फिर एसन के पास जाकर अपना हाथ मांगता है, पर एसन उसे धक्का कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सियोंग की मॉम होती है वह कहती है मुझे पता है कि एसन ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है, तभी वह इस तरीके से बिहेव कर रहा है, वरना वह कभी ऐसा नहीं करेगा। जिस पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है बकवास बंद करो। और यहाँ पर हम देखते हैं जो सियोंग होता है वह भी ये सब चीजें देख रहा होता है। यहाँ पर एसन ग्वानसिक का हाथ पकड़ती है, सबके सामने उसे सेट करती है। और यहाँ पर जो ग्वानसिक होता है वह दोबारा से एसन को शादी के लिए प्रपोज करता है। आसपास खड़े लोग एसन को फोर्स करने लगते हैं कि वह से शादी करने का प्रॉमिस करे। एसन को अब सियोंग को जेलस कराने के लिए उसे प्रॉमिस करना पड़ता है। और जैसे ही एसन और ग्वानसिक एक दूसरे को हाँ करते हैं, सियोंग वहीं बेहोश हो जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। सियोंग हॉस्पिटल में होता है। जब उसे हो जाता है तो वह नैन्सी को पास में देखता है। तभी उसके पास डॉक्टर आती है। वह सियोंग को बताती है कि उसके पैरों के ट्रीटमेंट के लिए हमें एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, लेकिन अभी सियोंग की बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस अटैक भी पड़ेंगे। क्योंकि हमने देखा था ना कि अभी उसे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। उसकी फेस जो सियोंग थी वह प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। वह उसे अटैक का एक माइनर सिम्टम था, जिसे सुनकर सियोंग कहता है कि इन सब चीजों से रिलीव करने में कितना समय लगेगा। लेकिन तभी पीछे पीछे नैन्सी बोलना शुरू कर देती है अपना इमोशनल ड्रामा कि सियोंग चाहे तो मैं कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सियोंग उसे कहता बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, और वह से एक जोर का थप्पड़ लगाता है और उसे कहता एक बात याद रखना, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एसन से प्यार किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वह सियोंग को कुछ स्लीपिंग सुला देती है। और इधर जो नैन्सी होती है वह अभी भी सियोंग के पास बैठी होती है, जिसे देखकर सियोंग की मॉम खुश हो जाती है और कहती है बेटा मुझे माफ करना, मेरा बेटा बेवकूफ है जो गरीब लड़की के प्यार में पड़ गया है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। वह उसे अपनी फैमिली रिंग देती है और कहती है ये मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि कल को मैं मारूं, तुम मेरे बेटे से शादी करके मेरी फैमिली का ध्यान रखना। नैन्सी खुश हो जाती है क्योंकि यही उसका मिशन और टारगेट होता है। और वह कह रही होती है कि इन 2 भाइयों के बीच में मैं फंस चुकी हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किन 2 भाइयों के बारे में बात कर रही होती है, उसके बारे में मैं कुछ भी आइडिया नहीं है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्वानसिक आ जाता है, जाकर नैन्सी का गला पकड़ लेता है और कहता मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं भेजा है जो तुम बार बार कपड़े बदल कर आकर यहाँ पर दिखा रही हो, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रही हो। मैंने तुम्हारी इसलिए भेजा है ताकि तुम्हें इस लड़के को खत्म करके मेरी लाइफ से प्रॉब्लम हटा सको और मैं एसन से हैप्पीली मैरिड हो सकूं। जिस पर नैन्सी कहती है अरे मेरा गला तो छोड़ो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊं। यहाँ पर ग्वानसिक नैन्सी का गला छोड़ देता है। नैन्सी उसे बताती है दरअसल मैं यह कह रही हूँ कि जो सियोंग है उसे डायरेक्ट मरने में मजा नहीं आएगा, तुम एसन से शादी करो, जब वह तड़पेगा दिल से गा तब मजा आएगा। क्या तुम ये रिवेंज नहीं चाहते हो? जिसे सुनकर ग्वानसिक कहता है हाँ यार, मैंने तो इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं कि उसको तड़पाने में कितना मजा आएगा। जब मैं और एसन शादी कर रहे होंगे तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया, लेकिन उसके बाद ये एक भी दिन चैन से नहीं जिएगा। और ऐसा बोलकर हम देखते हैं कि वह वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जो नैन्सी होती है वह भी ये सब देख रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बचपन का स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था सियोंग के बारे में, नैन्सी तब छोटी थी और उसने दूर से कहीं ये बात सुन ली थी और उसी इंसिडेंट को उसने सियोंग के साथ क्लोजनेस बढ़ाई है। और अभी वह वही टिप्स ग्वानसिक को भी दे रही होती है ताकि वह एसन के साथ क्लोज बढ़ा सके। और ग्वानसिक अब हम टिप्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं ग्वानसिक को जो कि ऑफिस में बैठा होता है और अपने लोगों को बता रहा होता है कि वह एसन से क्यों शादी करना चाहता है।
ये सब उसका एक मतलब होता है कि वह ए सन को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए यूज करेगा। लेकिन ए सन उसकी बात सुन लेती है, गुस्से से भाग रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे वह आता है और वह कहता, ए सन मेरी बात सुनो, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। और अचानक से वह नीचे गिर जाता है और उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। वह भी बहुत ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो सब ठीक था, जिस पर हम देखते हैं कि वह ग्वानसिक को उठाती है और अगले सीन में वह ग्वानसिक को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि ग्वानसिक को उसके लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वह वॉक नहीं कर पा रहा है और उसे शायद माइनर पैरालिसिस अटैक भी पड़ेगा। जिसे सुनकर ए सन शॉक होती है और कहती है, अब तक तो यह बिल्कुल ठीक था, अचानक से क्या हो गया। जिस पर ग्वानसिक बोलता है, दरअसल जो बीमारी है वह मेरी बॉडी में मेरे फादर के थ्रू आई है, उन्हें यह बीमारी थी। हमें माइनर पैरालिसिस के भी सिम्टम्स मैंने अपने डैड की बॉडी में देखे थे। जिस पर डॉक्टर कहता है, इनके लिए कुछ हमें प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है। जिस पर ए सन कहती है, आई क्यों नहीं है, हमने एक रिसर्च टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको हम बहुत जल्दी बेचेंगे। लेकिन ए सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा होता है कि जो ग्वानसिक है उसने बोला था कि वह ए सन के एडवांसमेंट को और उसके ब्रेन को यूज करना चाहता है एक नए प्रोजेक्ट के लिए, और उसे नहीं पता था वह किस चीज के लिए उसे यूज कर रहा है। ए सन इस चीज को जेएसी के सामने कॉन्फ्रेंस करती है, जिसको सुनकर ग्वानसिक उससे कहता है, वही यही टेक्नोलॉजी थी। हम जैसे लोग कई जगह पर एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, और अगर तुम्हारे जैसी इंटेलिजेंट लड़की ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करेगी तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ऐसा बोलकर वह ए सन के कमांड को यूज सेल्फिश थॉट से हटा देता है और हम देखते हैं वह उससे कहते हैं, ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। ए सन कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, भले ही कुछ भी दिक्कत हो जाए, मैं हूँ तुम्हारे पास। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वह जाने वाली होती है वैसे ही ग्वानसिक उससे कहता है, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वह अपने बैग से एक लॉलीपॉप निकालता है और कहता है, तुम्हें याद है तुमने बचपन में एक बच्चे को कुछ बात बताई थी कि जब भी उसे अच्छा फील करना हो तो उसे लॉलीपॉप खानी चाहिए। वह जो बच्चा जिसके लिगामेंट्स में प्रॉब्लम थी वह मैं ही था। तुम्हें याद नहीं होगा ये सब कुछ। और ये सुनते ही ए सन कहती है, क्या सच में वह तुम थे? और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर, पर तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्वानसिक ने अपनी ट्रिक्स जल्दी होती है। उसे पता होता है कि अब ए सन और सियोंग को उसके जाल से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस नैन्सी के साथ क्या करना है, उसे मार देना या जिंदा छोड़ना है। जिस पर ग्वानसिक उसका गला पकड़ता है और कहता है, कुछ भी नहीं करना है, अभी उसे लेफ्ट आउट फील कराना बाकी रह गया है। जब सियोंग इस दुनिया से चला जाएगा और कोई भी उसे भाव नहीं देगा तो वह कैसे लेफ्ट आउट फील करेगी, यह मैं देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्वानसिक एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके अंकल उसे एक और फनी हाउस में छोड़ने आते हैं और वह अपने अंकल से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे ऑनरफन्स हाउस में न छोड़ें क्योंकि वह भी छोटा है। लेकिन अंकल उससे कहते हैं कि हम यहाँ पर कोई छोटा मोटा इवेंट सेलिब्रेट करने आए हैं। जैसे ही उस हाउस की टीम ग्वानसिक को अंदर लेकर जाती है, उसके अंकल चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाते हैं जाकर और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, डैड प्लीज मुझे बाहर निकालो। और उसके हम देखते हैं उसकी स्टेप मदर, उसका स्टेप ब्रदर और उसके फादर उसे गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, उसकी आवाज को इग्नोर कर रहे होते हैं और उसे ऑर्फनेज हाउस में छोड़कर चले जाते हैं। और पता कहानी में ट्विस्ट की बात क्या होती है कि वह जो उसका स्टेप ब्रदर होता है वह कोई और नहीं, वह खुद सियोंग होता है। और इसलिए वह सियोंग से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वह उसे मारना चाहता है और उससे जुड़ी हर एक चीज को तबाह करना चाहता है। बस वह उससे रिवेंज ले रहा है। शायद इसी वजह से इन दोनों भाइयों को सेम प्रॉब्लम हो रही है। और हम देखते हैं कि वह जब यह बात बताता है तो उसे बाहर पर किसी के होने की आवाज आती है। जब वह जाकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई और नहीं, कोई क्लीनर होती है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है, बॉस आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए थे, क्लीनर है, इसमें कुछ भी नहीं सुना होगा। जिस पर ग्वानसिक कहता है, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह जो क्लीनर होती है वह बाथरूम के अंदर जाती है और जैसे वह मास्क उतारती है वह कोई और नहीं नैन्सी होती है। अब उसे प्रूफ पता चल चुका होता है क्या? फिर ग्वानसिक के दिमाग में चल क्या रहा है, वह यह सब क्यों कर रहा है और उसे सब कुछ कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि उसके चक्कर में किसी के साथ गलत हो, भले ही उसने पास्ट में कुछ भी गलत किया हो। इधर हम देखते हैं ए सन को जो कि डॉक्टर के पास जाती है।
वह बहुत से रिकॉर्ड्स और फाइल उसे डॉक्टर को देती है और उसे एक रिकॉर्डिंग भी देती है और बोलती है कि इसके अंदर वह टेक्नोलॉजी है जो हम जैसे कई लोगों की जान बचा सकती है। मेरे मरने के बाद आप इसे लोगों को बचाने के लिए यूज कर लेना। उसके दिमाग में अभी भी ग्वानसिक की बातें चल रही होती हैं कि वह उसे यूज करना चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन कहती है कि वह प्रॉब्लम है जिसको लिगामेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। लोगों को चलने में दिक्कत होती है। इसके अंदर वह सारी चीजें हैं जो यंग मैन को उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। डॉक्टर उसकी डेडिकेशन देखकर खुश होता है और कहता है, ये सब कुछ तुमने प्यार के चलते किया। उसे लगता है कि यहाँ पर ग्वानसिक की बात हो रही है, पर डॉक्टर बताता है तुम्हारे एक्स हस्बैंड सी योंग को भी यही दिक्कत है। कुछ दिन पहले तो वह हॉस्पिटल में आया ही था। हमने जैसे तैसे करके उसे मोमेंट पर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया नैन्सी, लेकिन टिल टुडे हमें कुछ भी आइडिया नहीं है और शायद अभी भी उसे यही दिक्कत है, इसलिए वह वॉक नहीं कर पा रहा है। यह सुनते ही ए सन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, इसका क्या मतलब? इसलिए वह उस दिन पार्टी में ऐसे नीचे गिरे होने का ड्रामा नहीं कर रहा था, उसे रियल यह प्रॉब्लम थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से नैन्सी आती है, लेकिन हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता है और वह ए सन से कुछ जरूरी बात करने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं सियोंग को जैसे होश आ जाता है। 2 दिन के बाद वह नींद से उठा होता है और तभी उसके सामने होता है उसके घर का बटलर, जिसको वह अपना अंकल कहकर बुलाता है। बटलर उससे कहता है, छोटे साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर सियोंग उससे कहता है, मुझे बताओ। जिस पर बटलर इमोशनल हो जाता है और कहता है, एक बात आपसे हमेशा छुपी रही है, जो ग्वानसिक है वह आपका स्टेप ब्रदर है। जिसको सुनकर सियोंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है और कहता है, क्या मतलब? वह मेरा स्टेप ब्रदर कैसे हो सकता है? ये तुम मुझसे पैसे लेकर तो नहीं बोल रहे? जिस पर वह बोलता है, सच में वह आपका स्टेप ब्रदर है, वह आपको बर्बाद करना चाहता है। ये सब कुछ आपके डैड ने जो प्रॉब्लम की है उसकी वजह से। आपकी मॉम भी इसमें उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितने आपके फादर हैं। ये सुनते ही सियोंग को समझ आ जाता है कि इसलिए उसने ए सन को अपना टारगेट बनाया है। वह हमसे रिवेंज लेकर ए सन को भी मार देगा और सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम कर लेगा। और वह ए सन को बचाने की कोशिश के लिए उठता है, पर वह नीचे गिर जाता है और वह चल भी नहीं पाता है और उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि जो ग्वानसिक होता है उसके पास वही डॉक्टर आता है जिसको ए सन ने अपने रिकॉर्ड्स और सारी चीजें दी होती हैं। और यहाँ पर जो ग्वानसिक होता है वह डॉक्टर को भी नहीं छोड़ता, वह उसे भी बुरी तरीके से मारता और कहता है, अगर दोबारा तुमने उसके हाथ से कुछ ऐसा नैन्सी या मुझसे डिसलॉयल्टी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से उसे वहाँ पर फिर से एक क्लीनर दिखाई देती है और उसे डाउट होता है क्योंकि उनकी ड्रेस आज अलग होती है और वह कहता है, मुझे हल्के सीसीटीवी कैमरे चेक करने हैं। और हम देखते हैं कि वह जब ऐसा करने जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि वह क्लीनर कोई और नहीं नैन्सी थी। इधर हम नैन्सी और ए सन को देखते हैं, जहाँ पर नैन्सी ए सन से कुछ बात कर रही होती है। और अब हम देखेंगे आगे की कहानी, जहाँ पर नैन्सी सारी बात ए सन को बता देती है कि कैसे ग्वानसिक ने उसे सियोंग को मारने की धमकी दे रखी है और कैसे वह उसे यूज कर रहा है और कैसे वह उसका बायोलॉजिकल ब्रदर है, स्टेप ब्रदर ही सही। जिसको सुनकर ए सन बहुत ज्यादा शॉक होती है। तभी वहाँ पर ग्वानसिक पहुँच जाता है। ए सन तमाशा करती है, वह नैन्सी को थप्पड़ लगाती है और ऐसा दिखाती है कि नैन्सी उसे दूर होने के लिए बोल रही है और वह कहती है, मैं ग्वानसिक से कभी दूर नहीं होंगी, और बोझाकर उसे किस कर लेती है और कहती है, देखो ये मुझसे तुमसे कभी दूर नहीं होंगे। और ये बात देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है कि ए सन उससे प्यार करती है और ट्रस्ट कर दिया। इसका मतलब ए सन ने कुछ भी नहीं सुना और हम देखते हैं वह कहता है, ठीक है, आज हम शादी करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह ए सन को घर ले जाता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ग्वानसिक होता है वह अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। उसने कुछ घटिया प्लानिंग की होती है और वह प्लानिंग ये होती है कि उसने ए सन के पेरेंट्स को किडनैप करवा दिया होता है ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके अगर वह अपने डिसीजन से टर्न ऑफ हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन होती है वह किचन में होती है। जैसे ही कुछ बर्तन गिरते हैं ग्वानसिक सुन लेता है। वह ए सन के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए सूप बना दूं। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? पर मुझे लग रहा है तुमको जरूरी बात करनी है, मैं ऊपर चली जाती हूँ। जिस पर ग्वानसिक बोलता है, नहीं तो मेरे लिए सूप बनाओ। और उसके दिमाग में होता है कि कहीं ओरिजिनल उसकी बातें सुन तो नहीं ली नैन्सी ने, और उसके लिए सूप बनाती है। ग्वानसिक उससे कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ऑडिटोरियम में आने के लिए बोल दिया, वे थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम ब्राइड की तरह रेडी हो जाओ, हम शादी करेंगे चलकर। और वहां से ले जाता है। अब हम देखते हैं
अगले सीन में ग्वानसिक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह ग्रूम बनकर रेडी होता है और सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वह कह रहा होता है बदला लेने का वक्त आ गया है। 20 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था अब वह मेरे ब्रदर के साथ होगा और इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। इधर हम देखते हैं सियोंग और उसकी मॉम को, जिनको ग्वानसिक के लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर इस शादी में ला रखा होता है। सियोंग तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और वह ए सन को ब्राइड के कपड़ों में देखकर ग्वानसिक के पास बिल्कुल पागल हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन और ग्वानसिक के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि ग्वानसिक ए सन से कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पास क्यों हूँ, ताकि मैं इन्हें सबको तड़पा सकूं। इन्हें पता चले कि जब इनके हक की चीजें छीनी जाती हैं तो वह कैसे छीनी जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन ये सब कुछ फील कर पा रही होती है। सबसे पहले तो उसे टेंशन होती है कि इस पार्टी के अंदर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वे कहाँ पर हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो सियोंग होता है वह ए सन को उससे शादी करने से रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी ग्वानसिक अपने पॉकेट से गन निकाल लेता है और कहता है तुमने बहुत कुछ ए सन के साथ भी गलत किया है, मेरे साथ भी, तो मैं तो मार देना चाहिए। तभी इसी बीच में सियोंग की मॉम आ जाती है, कहती है सब कुछ मेरी वजह से है, वह मुझे मारो, मेरे बेटे को छोड़ दो। जिस पर ग्वानसिक कहता है मैं माँ बेटे का प्यार देखकर तो पागल हो जाऊंगा, अब यह प्यार ऊपर जाकर दिखाना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह जो होता है वह अटैक करने जाता है, लेकिन तभी सियोंग अपनी मॉम को हग कर लेता है और गोली उसे लग जाती है और उसकी मॉम पागल हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लास्ट गोली होती है वह चलाने के लिए वह ए सन को देता है। ए सन कहती है अब ये काम तुम करो। ए सन भी उसका फेवर कर रही होती है, मतलब एक्टिंग कर रही होती है फेवर करने का, क्योंकि उसे यहाँ पर सब लोगों को बचाना होता है। और वह सियोंग से कहती है तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है तो मैं नहीं बता सकती, तुम्हारी उन हरकतों की वजह से मेरा कितना दिल टूटा है। काश ये मैं कभी बोल पाती, लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म करके अपना सारा का सारा बदला ले लूंगी। और हम देखते हैं कि वह यह बातें कर ही रही होती है कि तभी वह गन पीछे करके ग्वानसिक के पैर पर गोली चला देती है और कहती है मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, भले ही उसने मुझे टॉर्चर किया, मेरा दिल तोड़ा, पर तुम भी गलत कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वह कहती है मुझे बहुत पहले से पता था तुम ये सब करने वाले हो। जिसको सुनकर ग्वानसिक कहता है इसीलिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को किडनैप करके उनकी बॉडी पर बम लगा दिया है। ये सुनते ही ए सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह कहता है अगर तुम मुझे मार दोगी ना तो वे भी इस दुनिया से चले जाएंगे, क्या तुमने मरता हुआ देखना चाहती हो। ये बात सुनते ही ए सन को और ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि बहुत कुछ भी नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उसके पास न्यूज आती है कि उसके पेरेंट्स को किसी ने बचा लिया है, नैन्सी। सभी लोग शॉक होते हैं, आखिर इन सब चीजों में कौन इन्वॉल्व होगा। तभी पता चलता है कि यह काम नैन्सी का होता है। यह बात सुनते ही ग्वानसिक को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब हम देखते हैं कि ग्वानसिक जो बुरी तरीके से टूट चुका होता है वह ए सन से कहता है मेरी क्लास पर शक है, क्या तुम पूरी करना चाहोगी। और जिसे अपना हाथ देती और जैसे ए सन अपना हाथ देती है वह गन लेकर उसके सर पर रख देता है और कहता है शायद आज तुम्हारी मौत का दिन आ गया है, अब तुम नहीं बचोगी। लेकिन तभी पीछे से नैन्सी आकर उसके सर पर एक बड़ा सा पॉट हिट करती है और उसे वहीं बेहोश कर देती है। यहाँ पर ए सन बच जाती है और जो ग्वानसिक होता है वह बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। पुलिस आ जाती है, ग्वानसिक को ले जाती है और यहाँ पर जो नैन्सी होती है वह ए सन को समझाती है कि वह सियोंग को एक और मौका दे। पर ए सन कहती है मुझे पता है तुमने मेरे पेरेंट्स को बचाने में मेरी मदद की है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी हूँ। और हम देखते हैं कि सियोंग ए सन को खुद के पास से दूर जाता हुआ देखता है और वह बेहोश हो जाता है। और उसके बाद का अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग बिस्तर पर होता है और वह ए सन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ए सन जाती है क्योंकि उसने कुछ दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है, उसे सिर्फ ए सन चाहिए होती है। और यहाँ पर वह तड़प रहा होता है उन सब चीजों को याद करके, जब जब उसने ए सन को गलत तरीके से ट्रीट किया, उसके साथ चीटिंग की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सन डॉक्टरों की टीम के साथ आती है क्योंकि उसने जो रिसर्च की होती है एक्सोस्केलेटन्स के ऊपर, उनका पहला ट्रायल सियोंग बना होता है और वह पूरी तरीके से रिकवर हो रहा होता है। ए सन अपना ट्रायल लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उसे एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। सक्सेस पार्टी में वह अपने पेरेंट्स के साथ जाती है। तभी वहाँ पर एक बार फिर सियोंग आता है जो ठीक होता है, सबके सामने ए सन को प्रपोज करना शुरू करता है। पर जो ए सन होती है वह मना कर देती है और कहती है वह अपने पेरेंट्स को चुनेगी। और हम देखते हैं कि इन सब चीजों के बाद जो सियोंग होता है वह बुरी तरीके से पागल हो जाता है
और वह अपना आपा खो रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि इस ड्रामा की कुछ भी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी क्योंकि सियोंग पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। और इधर जो एसन होती है वह अपने पेरेंट्स के साथ अब एक हैप्पी लाइफ जीने लगती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।